हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो सुबह में 8 बजे हमारा होता है टॉपिक वाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट, दोपहर में 12 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट और शाम को 6 बजे हिंदी का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे यूपीजी के। तो दोस्तों हम यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए ही तैयारी करा रहे हैं। और यूपी जीके के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, 500 क्वेश्चन का टारगेट किया है हमने। और जो आज तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को रखा है उन 500 क्वेश्चन में। ठीक है, उसके उन 500 क्वेश्चन को कराने के बाद उसके बाद हम आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपका चैप्टर क्लियर होता रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो किस कृति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था श्री लाल शुक्ल जी को। विश्रामपुर का संत, आदमी, सीमाएं टूटती हैं या फिर अज्ञातवास। ऑप्शन ए विश्रामपुर का संत, इनको इस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी, इस शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बड़ा ई, छोटा ई, धानी या फिर आनी। ऑप्शन नंबर ए बड़ा ई, सावधान प्लस बड़ा ई, सावधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें। तो दोस्तों जैसे कि हम 200 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्दों के करा चुके हैं, कल से हमारा विलोम शब्द की पर्याय सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले हमने आपको 200 क्वेश्चन समानार्थी शब्द के कराए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियोस देख लीजिए। उन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है बहुत ही अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द। मैंने मतलब छांट के कराए थे आपको। एक्सपेक्टेड जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो सभी आपको करा चुका हूँ। और हमारा प्रैक्टिस सेट जो होता है, हमारा प्रैक्टिस सेट सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया, चारों क्वेश्चन को डिफाइन करके चलते हैं ताकि आपको टॉपिक क्लियर होता रहे। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। मृगधर, मृगधर किसका पर्यायवाची है। सिंह का, चंद्रमा का, शिव का या फिर मयूर। मयूर क्या होता है हमारा, मोर। तो हमारा 3 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिंह के पर्यायवाची शब्द आपको बता दिए, चंद्रमा की बता दिए, मयूर की बता दिए। आप मॉर्निंग वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें इन सभी के पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग, पराग का पर्यायवाची शब्द बताना है। भारती होता है फूल, सुगंध या सुकुमार। ऑप्शन नंबर सी, पराग का होता है हमारा सुगंध, जिसको खुशबू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित था। न्याय पर, यश पर, प्रशासन या फिर अहिंसा पर। तो जो गांधी जी का अर्थशास्त्र था वो धर्म और न्याय पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको इन 4 ऑप्शन में से एक भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। कैसी दृष्टि, धर्म सम्मत दृष्टि, धर्म सापेक्ष दृष्टि, धर्मानुसार या धर्मनिरपेक्ष दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा हमारा डी, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना किस रूप में जागृत करता है। संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित या स्वाभाविक। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है। कैसी आवश्यकता, विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता या बहुलता। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं, हमने आपको वर्णमाला कराई थी तीन चैप्टर्स में। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ट्रिक के साथ वर्णमाला कराई थी हमने और सारी की सारी वर्णमाला क्लास में ही याद करा दी थी। तो नासिक्य व्यंजन, जिन्होंने हमारे साथ वर्णमाला पढ़ी है उन्होंने ऑप्शन देखते ही कर दिया होगा। तो नासिक्य बी, वर्ग का 5वां अक्षर, पंचमा अक्षर होते हैं नासिक्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जाह्नवी, जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? गंगा का। तो कौन सा कैसे लिखा जाता है? ये वाला जाह्नवी, या है में न बना के, या न पर हलंत लगा के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जाह्नवी। देखिए फ़ायदा ये होता है, अगर जिन्होंने क्लास पढ़ी होगी तो जाह्नवी आया था, तो उनकी वर्तनी भी शुद्ध हो गई होगी, तो ये आंसर उनका बिल्कुल ठीक होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, जिनको पता होगा, उनका भी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का। और एक्स्ट्रा बताए थे आपको कौन कौन से होते हैं, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। अगर आपको पता करना है कि और कौन से होते हैं, तो वर्णमाला की वीडियो जा कर के देखिए, बहुत अच्छे से समझाया था। ये तो हर किसी को पता होता है कि वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। तब यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन होने वाला है 11 का? तो ऑप्शन नंबर बी, पहला कै और तीसरा गै। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो देखिए ये तीनों तो रॉन्ग ही है, तो कुछ होता ही नहीं। लड़कपन तो होता भी है। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? 3 रचनाएं निराला जी की हैं, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और एक रचना उनकी नहीं है। तो वो कौन सी है? अनामिका, नए पत्ते, आराधना या वीरांगना। तो ऑप्शन नंबर डी, वीरांगना जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या फिर लिखी जाती हैं? तो स्वर हैं, स्वर तो हमारे स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ण तो सबसे छोटी इकाई होती है, अक्षर भी उसी को बोलते हैं, और स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो, परमार्थी, स्वार्थी या स्वार्थी या फिर मतलबी। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी, स्वार्थी। अब देखिए उसको मतलबी भी बोलते हैं, लेकिन हमको बताना है बिल्कुल सही। जो अपना मतलब साधता रहता है उसको स्वार्थी बोलते हैं, और ये तो हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं मतलबी। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, और जो अपनी लैंग्वेज वाला है वो आंसर टिक कर देता है। इसीलिए मैं सुबह को टॉपिक वाइज कन्फ्यूजिंग बताता हूँ आपको। जितने भी जैसे जिन क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वो सुबह को मैं करा देता हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। वरना ईजी वाले तो हर किसी को पता होता है। तो हमको करनी है स्मार्ट स्टडी, और बच्चों से बनना है स्मार्ट। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध। जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना। देखिए यहाँ पर इसकी गलती है, आगे देख लेते हैं। जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, अभी तक ठीक लग रहा है। बाकी और आगे देखते हैं। जब तक मैं न आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, या जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक का पेयर तब तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में वह वैसा ही है जैसे कि उसके पिताजी। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या 14 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13, दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है? रोला, चौपाई, कुंडलिया या दोहा। तो ऑप्शन नंबर डी, दोहा, और दोहे का उल्टा सौरठा। चौपाई में 24-24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या 7? क्वेश्चन नंबर 20 का सी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होगा। अगर मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, पर्यायवाची में आते थे अनुज, तनुज, तनय, तो इस तरह के वर्ड बताए थे मैंने। तो इनमें इक, य, आ या ई क्या लगाकर स्त्रीलिंग बन जाएगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आ लगाकर, यानी कि अनुजा। और जैसे तनय था पुत्र का पर्यायवाची और उसमें आ लगाए थे तो पुत्री का पर्यायवाची हो जाता था। इसी तरह से पुत्र के पर्यायवाची में अगर आप आ लगा दो तो वो हो जाता है पुत्री का, तो वो बन गया स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी की? तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी, पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि बताना है। संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन? तो संयोग सम प्लस योग, मनोहर मन है प्लस हर, नमस्कार नम है प्लस कार, और पवन पो प्लस के अन। तो हमारी हो जाएगी पवन स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी। ये संयोग में व्यंजन संधि और मनोहर और नमस्कार में विसर्ग संधि। तो बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पवन। क्वेश्चन नंबर 23 का डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित? तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 25। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य का हास, शांत का निर्वेद, अद्भुत तो विस्मय, अद्भुत, बीभत्स, गिलानी या जुगुप्सा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निंद्रा? देखिए, जब भी आपसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, एक वचन या बहुवचन पूछा करे तो उसको सेंटेंस में यूज करके देख लिया करो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तो फट से बदल जाता है जब उसको आप वाक्य में प्रयोग करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा। सुंदरता उसकी सुंदरता, उसकी मूर्खता और उसकी निंद्रा, पता चल गया ना। और कपट उसका छल कपट या उसका कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो कारक यानी कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो इस सेंटेंस में कौन सा कारक है? तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो ये होता है हमारा संबोधन कारक। जब हम ब्राह्म चिन्ह बताए थे तो ब्राह्म चिन्ह के चैप्टर में बताया था कि किस ब्राह्म चिन्ह का यूज किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है, क्यों किया जाता है, सारी बातें बताई थी उसमें। और ब्राह्म चिन्ह जब कराए थे तो उनको मतलब उदाहरण के साथ वाक्य में प्रयोग करके तब बताए थे कि किस तरह से प्रयोग करना है और कहाँ पर किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको हिंदी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन, वह सच्चा व्यक्ति है, वह सच्चा लड़का है। तो ये विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताते हैं वे सब विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल बूंद बूंद टपक रहा है, रेखांकित शब्द है। ये जो बूंद बूंद है विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? क्वेश्चन नंबर 29 का सी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो वर्तमान काल में उसने फल खा लिए थे, तो ये तो पूर्ण भूत हो गया। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो ये हो गया अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि वह पत्र अभी तक पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे, तो इनमें से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जब मतलब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है?
उसे वाक्य कहते हैं, ध्वनि, पद या समास। तो क्वेश्चन 31 का सी, पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले इनके ऑप्शंस देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि 1 और 6 ये अपनी जगह रहेंगे और बाकी के जो बीच के 4 ऑप्शन दिए हैं ये रे ले वे, इनको आपको क्रम से लगाना है। तो देखिए, यह, रे और बै, इन 3 से शुरू हो रहा है, ले तो शुरू में आएगा नहीं, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, बाकी देखना इन तीनों में से कौन सा आने वाला है। तो पहले पढ़ लो इसे, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास की प्रगति, क्योंकि विकास क्षेत्र के विकास की प्रगति ही होती है। अगर इसको रखते हैं हम पहले यह को, तो देख लीजिए, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, पढ़ लीजिए इसको, आगे जाके खुद से ही गलत हो जाता है, उद्यमों में, उसके बाद यह के बाद एक ही ऑप्शन ले आएगा, उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा, फिर इसके बाद इसके बाद ले आएगा, उद्यमों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा की प्रगति। तो यहाँ पर आके गलत हो गया, तो सबसे पहले आएगा यह के बाद पहले आएगा आपका बै। देख लीजिए कैसे, बता देता हूँ आपको। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो सबसे पहले बै आएगा, तो बै 2 ऑप्शन में दे रखा है, उसके बाद देख लेते हैं, दोनों में ले दे रखा है, तो पहले हो गया हमारा बै, फिर हो गया ले, आगे पढ़ लीजिए, पहले रे आएगा यह। तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के जरिए योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, कौन सा ऑप्शन होने वाला है, 32 का ऑप्शन नंबर ए, पहले आएगा यह। महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे विकास किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनको इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधा आधा हो गया। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए और ये संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है, ये अपनी जगह पर रहेंगे। इसमें भी यह रे लैब है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आपको एक भी मिल गया तो एकदम आंसर सही हो जाएगा। उसमें 2 ऑप्शन एक से थे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज होना पड़ता था, लेकिन इसमें अगर एक भी आपको मिल जाता है तो आपका आंसर टिक हो जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा आने वाला है। राज्यों में विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं, यह से स्टार्टिंग करते हैं, यह के बाद ले। जो संसाधन दिए जाते हैं देश के विभिन्न भागों का, जो संसाधन दिए जाते हैं तो उनका क्या होना, पहले ये तो देख लो, या देश के विभिन्न भागों का, तो यहाँ कोई मैच नहीं बन पा रहा। उसके बाद रे से स्टार्ट करते हैं। जो संसाधन दिए जाते हैं, ये तो छोड़ दीजिए, पहले शुरू से पढ़िए। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं, उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो ये बिल्कुल हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलधि। जलधि में कौन सा समास है, और जल्दी किसका पर्यायवाची होता है, आपको बताया था, जिसमें ध आ जाए वो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जल के पर्यायवाची ध लगाने से, और द लगाने से मेघ के, और जय लगाने से कमल के। तो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। जलधि में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखिन्य सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु पराजनु पानी। तो इस पंक्ति में हमको बताना है अलंकार। तो यहाँ पर संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा या श्लेष अलंकार। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा गद्यांश दिया गया है। तो मैं गद्यांश को भी आपसे कहता हूँ कि पहले आप इसके क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद गद्यांश, फिर उसके आंसर कीजिए। उससे बेनिफिट आपका ये होता है कि जब आपको पता है कि हमसे पूछा क्या गया है, तो आप गद्यांश पढ़ते पढ़ते ही उसका आंसर दे दोगे। अगर आप पहले गद्यांश पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर वापस गद्यांश पढ़ोगे, तब उसका आंसर दोगे, तो टाइम वेस्ट होगा आपका बहुत सारा। और आप क्वेश्चन पढ़ के गद्यांश पढ़ोगे
तो आपको पता है कि हमसे क्या पूछा गया है, तो हैंड टू हैंड आप उसके आंसर करते रहोगे। यहाँ पर मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले गद्यांश पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो, उसके बाद मैं इसके आंसर करवा दूँगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपने गद्यांश की। क्या कहना चाह रहा है, गद्यांश पढ़ लेते हैं। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। बेकारी यानी बेरोजगारी ने। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाई जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। मतलब बेकारी का मतलब ये है, वास्तविक अर्थ जो बताया गया है कि या तो जो हम मतलब कामकाज अपनी आजीविका कमा नहीं पा रहे हैं, या उसके लिए हमें असमर्थ बना दिया गया है। जैसे आजकल जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का वेट करते रहते हैं कब होगा कब होगा, तो ये वही कहना जा रहा है कि असमर्थ होना या बना दिया जाना, तो ये बनाए जा रहे हैं। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यावहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। मतलब जो अंग्रेजी की किताबें हैं उन्हीं को ज़्यादा दर्जा दिया जा रहा है आजकल आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये किताबी ज्ञान देती है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं देती। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है। अब 2 प्रकार बताए जा रहे हैं बेकारी के, कौन कौन से, आगे पढ़िए। शिक्षितों जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। तो ये 2 मतलब बताए जाएंगे कि शिक्षित वर्ग के लिए बेकारी कैसे और अशिक्षित वर्ग के लिए कैसे। तो शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। जो पढ़ लिख जाते हैं उनको चाहिए पोस्ट, और जो अशिक्षित वर्ग हैं वह काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। जो अशिक्षित है, बिना पढ़े उनको काम नहीं मिल पाता, तो वो वैसे बेकार हैं। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखे। ठीक है, तो ये बेरोजगारी के ऊपर था आपका पूरा पैसेज। बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? तो आपने पढ़ा कौन सी, अशिक्षा की समस्या, गरीबी की समस्या, बेकारी या महंगाई की समस्या। तो हमको बताया था बेकारी की समस्या, बेरोजगारी पर ही बात चल रही थी। नेक्स्ट, संशोधन में उपसर्ग है, तो संशोधन में कौन सा उपसर्ग होगा, सम प्लस शोधन, ऑप्शन नंबर बी। ये तो मेज पता नहीं दे ही क्या रखा है, इंग्लिश ही दे दिया पूरा, गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, देखिए यहाँ पर सम भी दे रखा है और ये वाला सम, तो ये हलंत वाला होगा न कि बिना हलंत वाला, इस चीज़ का ही बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? नैतिक ज्ञान, हिंदी ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान। तो बताया था पीछे जो इंग्लिश की किताबें हैं उनमें किताबी ज्ञान तो है लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, तो अभाव किसका है, व्यावहारिक ज्ञान का। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण। तो एकमात्र कारण बेकारी की समस्या का क्या है, शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन या राजनीतिक। इनकी तो कहीं दूर से दूर तक बात ही नहीं हुई थी, ना ही कोई जीवन प्रणाली की बात हुई, सारी की सारी शिक्षा प्रणाली की बात थी। तो 39 का ए ऑप्शन। कौन सा वर्ग काम की तलाश में से गांव से शहर जाता है? अशिक्षित वर्ग जाता है, काम नहीं मिल पाता तो बेकार रहता है, बताया गया था। शिक्षित वर्ग तो छोटा काम करना ही नहीं चाहता, उसको तो ऑफिस की नौकरी चाहिए, कलम चलाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में रस बताना है। ये क्वेश्चन हमारा पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। तो शांत, श्रृंगार, करुण या हास्य। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने पूर्ण भावों की वाणी किस कृति में दी? बच्चन जी हैं लेखक, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला या धार के इधर उधर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन, प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए अवतरण के
रचयिता के नाम का चयन कीजिए। ये जो लाइन दी गई है ये बतानी है किसकी लाइन है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये लाइन सूरदास जी की है, मीराबाई, तुलसीदास या गिरिधर। तो ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी ने कहा था जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अपन्हुति अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सी, अपन्हुति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो इस चौपाई में आपको अलंकार बताना है। बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। तो बताइए कौन सा अलंकार है, विषम, विभावना, असंगति या तद्गुण। तो क्वेश्चन नंबर 45 का बी, जहाँ बिना कारण के ही काम हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि 4 पार्ट दिए गए हैं ए बी सी डी, कौन से में गलती है। अगर गलती नहीं है तो ऑप्शन डी टिक कीजिए, और गलती है तो बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, यह कोई त्रुटि नहीं। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, सी में गलती दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा दे रखा है, जब महापुरुष दे दिया तो महापुरुष तो खुद ही में महान होता है, तो फिर बड़ा लगाने की क्या आवश्यकता है। तो ये एक्स्ट्रा दिया गया है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महापुरुष है, यानी महान पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वातंत्र्य संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। तो इसमें बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वातंत्र्य संघर्ष का जीवंत अंकन किया। देखिए आत्मकथा तो स्वयं की ही होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो किस पार्ट में गलती है या किसी पार्ट में कोई गलती नहीं है। तो बुरा से बुरा आदमी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसमें क्या गलती लग रही है, क्योंकि इस तरह की कंफ्यूजिंग वाले ही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। तो लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा ही नहीं नहाता है, या यह काम तुमसे ही संभव है। तो बताना है कि 49 के कौन से पार्ट में गलती है। तो ये हो जाएगा, सॉरी गलती नहीं है, कि वाक्य क्रिया का भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर बी, उससे फल नहीं खाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मय या इच्छावाचक। देखते ही कर देना चाहिए आपको तो ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, जिसका ये क्वेश्चन सही नहीं होगा समझ लीजिए उसकी भैंस तो गई पानी में, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी। तो नागर होता है हमारा चतुर, चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामनल। 52 का ऑप्शन नंबर बी, जठराग्नि तो पेट वाली होती है, और बड़वाग्नि, बड़वानल जिसको बोलते हैं, ये पानी वाली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तर्क का कोई जवाब न हो, जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी, जिस तर्क का कोई जवाब नहीं, जिसकी कोई काट नहीं, अकाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो सीधे सीधे सर्वनाम, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं चाहिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो बताना है कि 55 का कौन सा ऑप्शन सही, मतलब जिसमें अशुद्ध वाक्य का प्रयोग है तो कौन सा होगा वो। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये वाले में गलती है, और मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी।
तो ये हो जाएगा मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। बताना है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ आपको कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। जितने भी हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सब योग रूढ़, रूढ़ जिनके टुकड़े न हो सके, और यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बना हो शब्द, उसको बोलते हैं यौगिक, यौगिक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, अव्ययीभाव समास, भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह। तो हमारा 57 का ऑप्शन नंबर सी साफ साफ दिख रहा है, सप्ताह, 7 दिनों का समूह सप्ताह बोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक प्रत्यय लगने वाले बने हैं, कौन सा निम्नलिखित पर मतलब कौन सा शब्द है जिसमें एक प्रत्यय लगाकर बनाया गया है? तो कौन सा पद गलत है? मतलब 3 बने हैं और एक नहीं बना है। दैविक, देव प्लस एक, सामाजिक, समाज प्लस एक, भौतिक और पाक्षिक, ये पक्षिक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पक्षिक, पक्ष प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। तो सन्मार्ग स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस मार्ग, सन्मार्ग। चपल शब्द का उचित विलोम, महान, गंभीर, स्थावर या अचल। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बी, चपल बोलते हैं हम चंचल जो उछल कूद ज़्यादा करता है, गंभीर बिल्कुल शांत स्वभाव का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी और के एग्ज़ाम को भी टारगेट करते हैं जिसमें हिंदी आती है, तो आप हमारी सुबह वाली क्लास जो मॉर्निंग में 8 बजे होती है टॉपिक वाइज, उसको देखना न भूलिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमारी यूपी की क्लास आने वाली है शाम को 8 बजे, देखना न भूलें। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।